का बेसिकली लास्ट चैप्टर रिवाइज करने इनकम टैक्स का जा रहे हैं। जो मैंने आपको बोला था मैं एग्ज़ाम से पहले करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी कर दी है, मैट किया हुआ है, प्लेलिस्ट है नीचे उसमें डाला हुआ है। कंपटीशन ऑफ बुक प्रॉफिट वही मैट का पार्ट है, हो चुका है। डीडीटी एबॉलिश हो चुका है। आज के दिन पे डीडीटी नाम की कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। एक कहीं डीम डिविडेंड की जगह पे लगता है, बाकी कुछ इतना है नहीं महान। फॉरेन डिविडेंड की बात करें, ये आज हम लोग करेंगे। बड़ा ही छोटा सा सेक्शन है, 2-3 लाइन का सेक्शन है बेसिकली। एएमटी हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है एएमटी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ टैक्स इंसिडेंस क्या होता है कंपनी का वो देखना है, कुछ स्पेशल रेट देखनी है, पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन देखना है, नॉन रेजिडेंट का क्या देखना है, टैक्सेशन देखना है, एंड देन स्पेशल रेट ऑफ इनकम और ख़त्म। डन, ठीक है सर। तो यहाँ पे सब कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह भी एग्जाम के लास्ट डे ऑफ रिवीजन के लिए इतना काम का नहीं है। क्लासेस ऑफ कंपनी, कंपनी कितनी टाइप की होती है दुनिया में? सर इंडिया में 2 तरीके की कंपनी होती है, या तो एक फॉरेन कंपनी होगी या डोमेस्टिक कंपनी होगी। करेक्ट है, फॉरेन कंपनी होगी या डोमेस्टिक कंपनी होगी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं होगी वो क्या होगी? फॉरेन कंपनी होगी। मतलब जो ये कैटेगरी में नहीं आएगा वो क्या होगा? फॉरेन कंपनी होगा। सिंपल सी बात है। तो सर डोमेस्टिक कंपनी का क्या मतलब होगा? हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी, हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी। और दूसरा, ऐसी कंपनी जो कि इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब कौन है? फॉरेन कंपनी है, पर उसने अपने डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट इंडिया से अगर करके रखा है तो वो भी क्या मान ली जाएगी? ये सब कचरा निकाल देता हूँ, मैंने ज़्यादा ही कर दिया कुछ। अगर देखो, फॉरेन कंपनी का तो बड़ा ही सिंपल मतलब है, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है? हर एक इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है। और दूसरा, इंडियन कंपनी नहीं है जो, अगर उसने अपने डिविडेंड के डिक्लेरेशन पेमेंट का क्या किया है, प्रॉपर इंडिया से अरेंजमेंट किया है, प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट किया है, तो वो भी क्या मान ली जाएगी? डोमेस्टिक कंपनी मान ली जाएगी। वही जो ऊपर मैंने बताया, नीचे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे डिफरेंस दिया है, जो डोमेस्टिक कंपनी है वो 2 तरीके की होगी, या तो क्लोजली हेल्ड कंपनी होगी या वाइल्डली हेल्ड कंपनी होगी। अभी तक हम लोग डीम डिविडेंड का सेक्शन देखा, एक 5627B का सेक्शन चैप्टर नंबर 22 में देखा था ना, वो चैप्टर देखा जहाँ पे क्लोजली हेल्ड कंपनी का जिक्र था। करेक्ट है। तो सर क्लोजली हेल्ड कंपनी और वाइल्डली हेल्ड कंपनी क्या होता है? तो ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होता है, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होता है वो वाइडली हेल्ड कंपनी होगा। और इसको छोड़ के बची हुई सब कंपनीज क्लोजली हेल्ड कंपनी होंगी। तो सर ऐसे ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है सब्सटेंशियली वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, और जिसमें इंटरेस्टेड है वो वाइडली हेल्ड कंपनी है। तो वाइडली में क्या क्या आएगा? ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने ओन की है, या 40% ऑफ एटलीस्ट शेयर है उनके, सेक्शन 8 एनजीओ वाली कंपनी। फिर आपका है ऐसी कंपनी जिनको सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है, कोई निधि कंपनी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या कंपनी कैरिंग एटलीस्ट 50% या 40% अपना वोटिंग पावर। ये सब क्या है? आपका वाइडली हेल्ड कंपनी है। इसको छोड़ के बची हुई सब क्या होगी? को क्लोजली हेल्ड कंपनी होगी। तो सर क्लोजली हेल्ड कंपनी के प्रोविजन कहाँ कहाँ आएंगे? ये डीम डिविडेंड का हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है, 5627 भी हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है, 68 हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है। कैश क्रेडिट पढ़ाया था ना आपको, कैश क्रेडिट पढ़ाया था, याद है? उसमें ऐसा था कि अगर आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, एक केस लॉ कराया था, पता है, 50 लाख रुपया गरीबों से पैसा ले लिया था वो वाला। और सेक्शन नंबर 79 सेट ऑफ का है, और 179 लिक्विडेशन का केस है। फिर कंपनी का टैक्स इंसिडेंस क्या है? तो सबसे पहले यहाँ रेसिडेंशियल स्टेटस दिया है, जो हम लोग ने पोयम ऑलरेडी कर दिया है पूरा, तो वहाँ पे कवर है। पोयम का वीडियो बहुत अच्छा मैंने मेहनत करके बनाया है, आपको मज़ा आएगा करने में। फिर डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट्स क्या होता है? देखो बड़ा ही सिंपल है, टैक्स रेट सबका डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले कंपनी में देखो 2 कंपनी है, एक तो फॉरेन कंपनी है, एक डोमेस्टिक कंपनी है। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40% होगा, डोमेस्टिक कंपनी का 2 टैक्स रेट होगा, एक 25% होगा, एक 30% होगा। एक 25% होगा, एक 30% होगा। 25% कब होगा? अगर परसों
आज क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर 2021 चल रहा है। परसों मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है तो आपके केस में 25% एप्लीकेबल होगा, बाकी सबके लिए 30%। मतलब परसों अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो आपके केस में 25%, बाकी सबके केस में 30%। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया है। और कुछ ये टैक्स रेट जो है ना 115 BAA BAB, इसका सेपरेट डिस्कशन प्लेलिस्ट में किया हुआ है। 10-10 15-15 मिनट के वीडियो है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हो। ये हो गए टैक्स रेट की बात। फिर बात करते हैं सरचार्ज की बात। अभी वो जो ऊपर 115 BA BAA वगैरह है, इसका और नीचे ये देखो, नीचे पूरा इन डिटेल डिस्कशन है जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सरचार्ज की बात करें, सरचार्ज बड़ा ही सिंपल है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी के केस में। अगर आपकी कंपनी करोड़पति बन जाती है, मतलब उसकी इनकम 1 करोड़ क्रॉस हो जाती है, तो डोमेस्टिक के कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 7%, फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 2%। सर फॉरेन कंपनी के केस में कम क्यों लगेगा, क्योंकि टैक्स रेट ऑलरेडी 40% ले चुके हैं। अगर आपकी कंपनी बम्पर करोड़पति बन जाती है, मतलब 10 करोड़ उसका इनकम क्रॉस हो जाता है, तो सरचार्ज लगेगा 12%। अदरवाइज फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 5%। सिंपल है, मतलब बड़ा ही सिंपल है। 7 और 12 लगेगा, यहाँ पे 2 और 5 लगेगा। फॉरेन के केस में 2 5, उसके केस में 7 12। ये जो है ये बहुत ही कंसाइज वे में 10 से 15 मिनट में ये 115 BA BAA और BAB तीनों एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। लिंक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्योंकि बार बार रिकॉर्ड करूँगा, मेरा भी तो टाइम वेस्ट होगा और उससे कुछ वो रेलेवेंस है नहीं। कभी ये मैराथन इसका बनाऊंगा तो मैं मर्ज कर दूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पेशल रेट ऑफ इनकम। देखो स्पेशल रेट ऑफ इनकम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल गेन की बात की है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल गेन की टैक्स रेट लिख के रखी है। देखो कैपिटल गेन 2 तरीके के हो सकते हैं। ये मैंने अपने को वो 22वां चैप्टर कराया था, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि उसमें भी कैपिटल गेन का छोटा मोटा कंसेप्ट है, तो मैंने कराया था। देखो कैपिटल गेन का टैक्स या तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में देखो 2 होगा, या तो 111A सेक्शन अट्रैक्ट होगा या अदरवाइज दूसरा। तो 111A अगर सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो ये नॉर्मल स्लैब में आपका इनकम ऐड हो जाएगा, स्लैब के ऊपर ही टैक्स लगाना है। करेक्ट है। अगर 111A सेक्शन अट्रैक्ट होता है, 111A का मतलब क्या होता है, आप कौन सा असेट्स बेच रहे हो वो ध्यान रखो बस। इक्विटी शेयर बेच रहे हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट बेच रहे हो, या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट बेच रहे हो। करेक्ट है। अगर ये 3 असेट आप बेच रहे हो, करेक्ट है, ये 3 असेट बेच रहे हो और बेचने के टाइम अगर STT पे कर रहे हो, तो आपके केस में ये वाला सेक्शन लग जाएगा 111A और आपका टैक्स रेट हो जाएगा 15%। सिंपल है। 112A कब लगेगा? 112A लगेगा जब आपका यही 3 असेट बेच रहे हो और वो उसका पीरियड लॉन्ग टर्म है, तो आपको टैक्स रेट लगेगा 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। इसका मतलब क्या है, अगर आपको LTCG होता है 10 लाख रुपया, तो 1 लाख उसमें से निकाल दो, 9 लाख पे 10% टैक्स भर दो। सिंपल है। अदरवाइज मतलब क्या, या लॉन्ग टर्म में देखो 2 सिनेरियो होंगे, या तो आप ये वाले असेट बेचोगे या कुछ और बेचोगे। कुछ और ये वाले बेच रहे हो और ये वाली STT वाली कंडीशन फुलफिल होती है, तो 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज़ क्या लगेगा, टैक्स रेट लगेगा। अदरवाइज आपका क्या लगेगा, 20% टैक्स रेट लगेगा। पर सिर्फ एक केस में अगर आप लिस्टेड डिबेंचर वगैरह बेचते हो तो 10% टैक्स रेट लगेगा, पर वहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल है। यस सर। तो यहाँ पे ये इतना पार्ट मैंने ऑलरेडी कराया था वो चैप्टर नंबर 22 में, और यहाँ पे अगर आपको चाहिए देखना है तो 112A का भी आधे घंटे का वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। हार्दिक इच्छा है तो कमेंट करना, मैं आपको वो दे दूंगा। ये सेक्शन क्या है, 115BB कुछ नहीं है सर। अगर आप लॉटरी वगैरह जीतते हो तो आपको 30% का क्या करना पड़ेगा, टैक्स जमा कराना पड़ेगा। 115BBD क्या है अभी इन डिटेल देखते हैं। वो जो डिविडेंड का बात किया था ना ऊपर, ये हम लोग ने ऑलरेडी कर ही लिया है। आपको क्या होता है कि ये सब देख के बहुत ऐसा टफ लगता है कि इतना कुछ दिया हुआ, इतना कुछ दिया, पर है कुछ नहीं है मेरे भाई। देखो ये क्या है, विनिंग लॉटरी वगैरह के ऊपर हम बचपन से सीख रहे हैं भाई, 30% टैक्स लगता है, बस उतना ही है, और कुछ इसमें समझना नहीं है। 30% टैक्स लगेगा, खत्म। ठीक है। यहाँ पे
ये वाला सीखेंगे, अभी आगे सीखने वाले हैं, इसके ऊपर डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट भी है मुझे लगता है, क्या पता फिर ये हम लोग ने कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, ये आपको करा दिया है मैंने चैप्टर 22 में। उधर मैंने बताया था 60% टैक्स लगेगा प्लस 25% कंपलसरी सरचार्ज प्लस 4% कंपलसरी सेस, 78% टैक्स हो जाता है। इज इट सिंपल? इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख, ये सेक्शन अभी जिंदा नहीं है आज के दिन में, क्योंकि ये फिनांस एक्ट 2020 से इसका टाटा बाय बाय हो चुका है। ठीक है, फिर 115 BBF पढ़ते हैं। ये बेसिकली 115 BBF और 115 BBG में 10% टैक्स लगेगा, याद रख लेना। 10% तो वैसे भी याद रहता है ना, वो वाला ही रेट है। 10% मतलब क्या, 10% तो वैसे ही याद रहता है। तो 10% दोनों में टैक्स लगेगा, 115 BBF में भी, 115 BBG में भी। करेक्ट है, 10% टैक्स लगेगा। क्या होता है आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, याद करने का, ये कैपिटल गेन तो चैप्टर 22 में करके आए हो, अब तो ठीक है। 30% लॉटरी वाला याद रखना है। ये फॉरेन कंपनी का डिविडेंड वाला मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ये वाला करना नहीं है। और ये 10% याद रखना है। अभी यहाँ पे बोला जो आपका अनएक्सप्लेन मनी वगैरह में जो आपको मिलेगा पैसा, जिसके ऊपर टैक्स 60% लगेगा, उसके बारे में डिटेल दिया है कि उसके सामने आपको कोई भी तरीके का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई खर्चे का, कोई अलावेंस का एग्जम्पशन, मतलब जितना अमाउंट आया है वो पूरा का पूरा टैक्स भरना है। बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, मतलब आपका इनकम जीरो है और आपका एक कैश क्रेडिट 10 लाख रुपया पकड़ा गया, तो क्या सर 2.5 लाख रुपए तक टैक्स का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। पूरे 10 लाख पे 78%, 7,80,000 रुपये टैक्स भरो। फिर 115 BBF पे आते हैं। 115 BBF क्या सेक्शन होता है? 115 BBF और 115 BBG मैंने अभी बोला था ना, दोनों में 10% टैक्स लगेगा। ये कंसेशनल टैक्स रेट गवर्नमेंट ने, मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने बोला था, आपको याद होगा, तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वगैरह, तो उस टाइम में फ्लो में ये भी बोला था कि भाई कोई इंडिया में, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो फॉरेन में ही हर जगह पे क्या होता है कि हर चीज़ों का पेटेंट वगैरह उन्होंने, इनोवेशन, क्रिएटिविटी सब वहाँ पे है। तो गवर्नमेंट ने बोला तुम चलो इंडिया में बैठे हो, तुम इंडिया में क्रिएटिविटी करो, कुछ इनोवेशन करो, कुछ बनाओ। तो लोगों ने बोला हम यहाँ पे ही बनाते थे, पर यहाँ पे इतना सारा तुम टैक्स लेते हो, इसलिए हम बनाते यहाँ पे है, सब कुछ करते यहाँ है, लेबर भी सस्ता है, फॉरेनर आके भी यहाँ पे बनाता है, पर हम क्या करते हैं, उसको रजिस्टर फॉरेन में करते हैं ताकि टैक्स नहीं लगे। तो गवर्नमेंट ने वही बोला, चलो फिर इंडिया में रजिस्टर करो, हम टैक्स का छूट दे देते हैं, तो कंसेशनल टैक्स रेट दे देंगे। तो वेयर द टोटल इनकम ऑफ एलिजिबल असेसी इंक्लूड एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, का वो इनकम आ रहा है जो किसकी वजह से आ रहा है, आपने कोई तो पेटेंट डेवलप किया है, और वो पेटेंट ने डेवलप तो किया है, साथ में इंडिया में रजिस्टर्ड भी किया है। भाई सिंपल सी बात है, ये मैं लाइटली बोल रहा था, पर सीरियस सी बात है कि देखो, जिस देश के नाम पे जितने ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड होंगे उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी ना, कि भाई तुम लोग कितना नया नया इनोवेशंस वगैरह करते हो। करेक्ट है। तो यहाँ पे वही गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम इंडिया में डेवलप कर रहे हो, ठीक है, डेवलप पहले भी इंडिया में ही कर रहे थे, पर रजिस्टर्ड जाके फॉरेन में कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला रजिस्टर्ड भी क्या करो, इंडिया में करो। तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा कंसेशनल टैक्स रेट देंगे 10% का, और वो आपका द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच असेसी वुड हैव बीन चार्जेबल हैड हिज टोटल इनकम बीन रिड्यूस बाय इनकम रिफर्ड इन क्लॉज है। वो ठीक है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, आपको एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, इसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। नीचे कुछ चीज़ें दी है, अगर देखो कुछ फ़ायदा दिया है तो कुछ फ़ायदा रोकेंगे भी सही। अभी 10% ही आपको टैक्स ले रहे हैं, तो आपको कोई डिडक्शन खर्चे का या अलावेंस का नहीं मिल जाएगा इसके सामने। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है अगर आपको ये बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न टाइम पे भर देना है। 139(1) की जो ड्यू डेट है उस हिसाब से आपको क्या करना है, रिटर्न टाइम पे भर देना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप PGBP याद है आपको, IPCC इंटर आपका एग्जीक्यूटिव था उसका आपको याद है, तो उसमें एक चीज़ था, क्या चीज़ था, सेक्शन 44 AD प्रिजम्पटिव वाला होता था ना, उसमें ऐसा बोला गया था, वापस मैं बता देता हूँ। अगर आप ये बेनिफिट लेते हो तो कंटिन्यू 5 साल तक आपको ये बेनिफिट लेते रहना है। अगर 5 साल में कोई भी एक साल आप ये बेनिफिट ना लेते हो तो इसके अगले 5 सालों तक आपको क्या करना है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके इसका ऑडिट कराना है। अगर आप ये बेनिफिट ले रहे हो तो अगले 5 साल तक आपको क्या करना है, ये लेना है। अगर बीच में आप ये तोड़ देते हो तो यहां से लेके अगले 5 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और उसका ऑडिट कराना पड़ेगा। करेक्ट है। वेयर एलिजिबल असेसी ऑप्ट्स फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, तो उसको क्या करना पड़ेगा,
उसको 5 असेसमेंट ईयर तक ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देन द असेसी शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट, अगर नहीं करते हो तो आप ये बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? फॉर 5 असेसमेंट ईयर सब्सिक्वेंट टू असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच इनकम हैज़ नॉट बीन ऑफर्ड, और जिस साल आपने ये नहीं लिया उसके अगले 5 साल तक आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ये सब डेवलप का मतलब क्या होता है, पेटेंट का, पेटेंटी का, ये सब क्या मतलब होता है दिया है, ठीक है। 115 बीबीजी क्या होता है? 115 बीबीजी कुछ नहीं होता। दुनिया में क्या हुआ है, कुछ डेवलप नेशन है, कुछ डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। डेवलप नेशन वालों ने क्या अपनी सब कुछ डेवलपमेंट कर लिया है। डेवलपिंग वालों का क्या स्थिति है कि भाई ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट कर रहा रहेगा, मतलब जो रोड बना रहा रहेगा, जो बिल्डिंग बना रहा रहेगा, उसका क्या होगा, वो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा। सिंपल सी बात है ना भाई, बिल्डिंग बनाओगे तो कितना धूल मिट्टी उड़ेगा, नॉइस होगा, ये होगा तो पॉल्यूशन होगा। दुनिया में क्या किया हुआ है, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ये काम किया है कि एक कमेटी बनाया था, कमेटी ने हर एक देश को इतना कार्बन क्रेडिट दिया हुआ है कि आप इतना ही कार्बन क्या कर सकते हो, एमिट कर सकते हो। कार्बन वर्ड बोलना सही नहीं होगा, अपने सिंपल टर्म के लिए समझ लो कि उतना ही पॉल्यूशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कितना कर सकते हो? जितना आपके पास उसका क्रेडिट है बेसिकली, ठीक है। तो अभी जो डेवलपिंग नेशन है उनका क्या स्थिति है, डेवलपिंग नेशन वालों को और चाहिए क्रेडिट कि भाई हमें तो और बनाना है, डेवलप वाले करके बैठ गए। तो अगर एक कार्बन क्रेडिट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती है हम 10% टैक्स लेंगे। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 115, सिर्फ इतना याद रख लो, 10% टैक्स लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं याद रखना। फिर बात करते हैं कंसेशनल टैक्स रेट इन केस ऑफ डिविडेंड। ये एग्जाम्पल समझो, बस इतना सा काफ़ी है। एक इंडियन कंपनी है यहाँ पे, ये कौन है? इंडियन कंपनी है। ये कौन है? फॉरेन कंपनी है। अगर ये वाली फॉरेन कंपनी में इंडियन कंपनी का शेयर है 26% या उससे ज़्यादा, इंडियन कंपनी का वो फॉरेन कंपनी में कितना शेयर है? 26% या उससे ज़्यादा। अभी ये फॉरेन कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड देगी। तो जितना वोटिंग पावर, जितना शेयर होल्डिंग ये इंडियन कंपनी का होगा, उसको भी डिविडेंड मिलेगा। करेक्ट है। तो ये डिविडेंड के ऊपर गवर्नमेंट बोलती है हम सिर्फ 15% टैक्स लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। सर ये लाए क्यों? लाए इसलिए क्योंकि इंडियन कंपनी जो है वो लोग क्या कर रही थी, वो लोग ये कर रही थी अपना फंड ब्लॉक कर रही थी। मतलब जितना भी पैसा एक फॉरेन में कोई कंपनी बनाने का, ऐसी जगह पे जहाँ पे टैक्स है ही नहीं, वहाँ पे सब पैसा क्या करो, भेजो, ट्रांसफ़र करो कि भाई हमने शेयर होल्डिंग करके रखी है। अभी पैसा शेयर होल्डर के पास कैसे आ सकता है? एक ही तरीका, भाई डिविडेंड के थ्रू आ सकता है। वो बोल रहे भाई डिविडेंड दो ही मत, हमें चाहिए ही नहीं, हमारा ही तो कंपनी है, अपने पास पैसा पड़ा है, उसके पास पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है। इधर गवर्नमेंट परेशान कि पैसा जा रहा है, टैक्स आ नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अभी हम कुछ कर तो नहीं सकते, भाई तुमने लूप होल का मजा लिया है लॉ का। तो गवर्नमेंट ने भाई बेसिकली बड़ी ही सिंपल सी बात बोली। गवर्नमेंट ने बोला कि तुम इंडियन कंपनी हो, तुम पैसा ले आओ डिविडेंड के नाम पे इंडिया में, हम तुम्हें कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट देंगे। मतलब हम आपसे सिर्फ 15% ही टैक्स लेंगे, जो कि पहले डीडीटी में खतरनाक टैक्स लगा करता था, अब नहीं लगेगा। हम आपको 15% का बेनिफिट देते हैं, पर 15% का बेनिफिट देंगे, पर इसके सामने आपको कोई खर्चा वगैरह का डिडक्शन का अलाउंस नहीं देंगे, क्योंकि भाई कुछ बेनिफिट दे रहे तो कुछ ले भी रहे। इज इट क्लियर? 26% याद रखना है, 15% याद रखना है। सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जैसे नॉर्मल लगेगा वैसा लगेगा। अगर ये मतलब इनकम स्लैब, अगर नॉर्मल इनकम उसका 1 करोड़ से ज़्यादा है, सरचार्ज लगने वाला है, तो इसके ऊपर भी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यहाँ पे मैट आ गया है, तो मैट आपका पार्टनरशिप फर्म के टैक्सेशन के ऊपर, जो कि मैं पहले अपने नोट से एक बार आपको फटाफट करा देता हूँ, फिर मॉड्यूल पे लेके आ जाता हूँ। देखो पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहले टैक्स रेट क्या होगा? 30% होगा। नॉर्मल है, करेक्ट है। अगर पार्टनरशिप फर्म करोड़पति बन जाता है, मतलब अगर उसका टोटल इनकम 1 करोड़ से क्रॉस हो जाता है, तो सरचार्ज लगेगा 12% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%। टैक्स रेट 30%, सरचार्ज 12% अगर करोड़पति बन जाता है पार्टनरशिप, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। जहाँ जहाँ इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म आएगा, वहाँ एलएलपी, ये आपको मान लेना है कि वो इंक्लूसिव है, एलएलपी भी आपका पार्टनरशिप फर्म ही माना जाएगा। पर एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पे एलएलपी पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा, वो होता है सेक्शन नंबर 44 AD, प्रिजम्पटिव सेक्शन है। बेसिकली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है, जिसमें वो 8%, 6% प्रॉफिट दिखाना होता है ना, CS एग्जीक्यूटिव में सीखा था। वहाँ पे
एलएलपी कवर नहीं होता, बाकी हर जगह पे इनकम टैक्स में एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म को सेम स्टेटस दिया है। जो पार्टनरशिप फर्म का लॉस है वो पार्टनरशिप फर्म ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। समझो ये टाइम पे पार्टनरशिप फर्म को लॉस आया ये साल में 5 लाख रुपया, तो ये लॉस जो है वो फर्म क्या नहीं कर सकता, पार्टनर उसके नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते, पार्टनरशिप फर्म ही वो लॉस को क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। जो पार्टनर्स का शेयर है प्रॉफिट में इन इनकम ऑफ फर्म वो क्या होगा, पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा उसमें से ही उनका शेयर बटेगा ना। जब प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल है तो सीधी सी बात है, फिर दो लोगों के हाथ में सेम इनकम को टैक्सेबल करके क्या मतलब है। फिर इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन अलाउड होगा पार्टनर को एज पर सेक्शन नंबर 40B। ये सेक्शन 40B क्या है, नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट का पैसा देती है, रेम्यूनरेशन देती है, तो वो अलाउड होगा। अलाउड मतलब पीएनएल के डेबिट में आपको डालने देंगे, पर कितना डालने देंगे, जो सेक्शन नंबर 40B में लिमिट दिया है उस हिसाब से डालने देंगे। अलाउड पोर्शन टैक्सेबल इन हैंड ऑफ पार्टनर्स अंडर हेड पीजीबीपी, और जो उनको मिलेगा वो पीजीबीपी में पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। सिंपल है। यस सर। तो सर इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन कमीशन बोनस अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देगा तो कैसे टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बोनस कमीशन। तो जो रेम्यूनरेशन है वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को ही दिया जा सकता है। स्लीपिंग पार्टनर को दोगे तो हम आपको इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन नहीं देंगे। अगर आप वर्किंग पार्टनर को ही सिर्फ आप क्या देते हो, रेम्यूनरेशन देते हो, तो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। दूसरा, जितना आप पेमेंट कर रहे हो वो पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तीसरा, आप रेट्रोस्पेक्टिव कुछ भी पेमेंट नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, कोई पीछे के 10 साल का मिला के अभी दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। और अगर पार्टनर ने आपको कैपिटल दिया है पार्टनरशिप फर्म को या लोन दिया है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेस्ट कितना पे कर सकते हो, 12% पर एनम पेमेंट कर सकते हो। उससे ज़्यादा पेमेंट करोगे तो अलाउड नहीं होगा। 12% पर मंथ मतलब 1% पर मंथ आपको क्या होगा, अलाउड होगा। ये बात हो गई ऊपर से, मतलब ये बेसिक कंडीशन हो गई। अभी रेम्यूनरेशन अगर आप पार्टनर्स को देते हो तो वो अलाउड कैसे होगा। मतलब देखो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो, आपका प्रॉफिट है 2 लाख रुपया, आप अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते हो 20 लाख रुपया, दोनों को 10-10 लाख रुपया दो पार्टनर, तो ये तो गलत है ना। गवर्नमेंट बोलती है कि तुमने इसी की वजह से इतना सारा लॉस क्लेम कर दिया और अभी तुम अपना लॉस आ गया कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे। गवर्नमेंट ने बोला तुम मैक्सिमम एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हो, अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो सर क्या लिमिट है, तो लिमिट बेसिकली बुक प्रॉफिट के ऊपर है। बुक प्रॉफिट का फर्स्ट 3 लाख पे, समझो आपका बुक प्रॉफिट कितना है सर, 5 लाख रुपए बुक प्रॉफिट है। तो 5 लाख में जो पहला 3 लाख है वहां पे या तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर होगा वो क्या होगा, अलाउड होगा। मतलब आपका सर बुक प्रॉफिट कितना है, 5 लाख था, तो 5 लाख में पहले 3 लाख पे 3 लाख का 90% कितना होगा, 2,70,000 होगा। 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर क्या होगा, तो 2,70,000 होगा, तो इतना अलाउड होगा। रिमेनिंग 2 लाख के ऊपर कितना अलाउड होगा सर, रिमेनिंग 2 लाख पे 60% अलाउड होगा विच विल बी 1,20,000। तो टोटल 1,20,000 प्लस 2,70,000 इतना आप क्या कर सकते हो, पीएनएल के डेबिट में डाल सकते हो एज अ बुक प्रॉफिट, इससे एज अ रेम्यूनरेशन, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। सिंपल है। यस सर। तो अगर समझो सर हमारा बुक प्रॉफिट 2 लाख रुपए ही है तो क्या करने का, तो बड़ा ही सिंपल है। 2 लाख का 90% लो, कितना आएगा सर, 1,80,000 आएगा, और 1,50,000 विच एवर इज हायर, तो 1,80,000 आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। फिर बुक प्रॉफिट का मतलब क्या आता है, जो नॉर्मल आपका प्रॉफिट है उसमें क्या क्या ऐड करना है, जो ये रेम्यूनरेशन जितना भी आपने दिया है वो ऐड कर लो, और कोई करंट ईयर या पुराना डेप्रिसिएशन है तो वो लेस कर दो, तो वो आपका बुक प्रॉफिट आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, अगर कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में इंडिविजुअल कैपेसिटी में, पर उसको इंटरेस्ट मिलता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो सेक्शन नंबर 40B नहीं लगेगा, मतलब उसके ऊपर ये इंटरेस्ट जो 12% वाला लिमिट नहीं लगेगा। दूसरा, अगर पार्टनर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है पर उसको इंटरेस्ट मिलता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो भी ये सेक्शन नहीं लगेगा 40B का, वो 12% वाला लिमिट नहीं लगेगा। सर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का
का मतलब क्या है, कोई पार्टनरशिप फर्म में HUF पार्टनर है। अभी कोई HUF तो चलता फिरता इंसान है नहीं जो आ जाएगा, उसका कोई तो कर्ता वगैरह होगा वो आएगा, वो क्या है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है। तो उसको क्या मिलता है, अगर पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है पर आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो वो केस में वो 12% का लिमिट नहीं लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ फर्म जो मैंने बोला, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, उतना दिया है वो बहुत इनफ है। नीचे कुछ प्रोविजंस है जो पढ़ने हैं, ये सब मैंने आपको करा दिया है। 40B के रिलेटेड कुछ सर्कुलर है, जैसे 12% इंटरेस्ट, डीड से ऑथोराइज होना चाहिए पेमेंट, वो सब चीज़ें हैं। ये बुक प्रॉफिट का पूरा डिटेल्स जो है वो बता दिया है। टैक्स रेट क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का वो बता दिया है। यहाँ पे एक दो केस, तो यहाँ पे एक केस लॉ लिखा है CIT वर्सेस अनिल हार्डवेयर स्टोर का। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रेम्यूनरेशन का पार्टनरशिप PSR वगैरह क्या है वो मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो डीड है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि कितना रेम्यूनरेशन दिया जाए ईच वर्किंग पार्टनर को, बट वो मेंशन करता है, क्या मेंशन करता है कि फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन, मतलब कौन सा मैनर है जिससे वो लोग रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं। मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते कितना दिया जाएगा, पर ये मैनर से हम क्या करेंगे, पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे वो बताएगा। तो क्या असेसिव फर्म जो है उसको रिडक्शन मिलेगा सेक्शन 40B का जो रेम्यूनरेशन वाले का? तो हाई कोर्ट बोलता है बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि भले ही एग्जैक्ट स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बताया है, पर सिंस मैनर लेट डाउन किया है तो असेसिव फर्म को क्या रिडक्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आप देख सकते हो। फिर ये सब हो चुका है। यहाँ पे एक और केस लॉ है वो डिस्कस कर लेते हैं, CIT वर्सेस ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे क्या हुआ है कि असेसिंग ऑफिसर क्या इल्ज़ाम लगा रहा है पार्टनरशिप फर्म पे कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसने अपने पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे दिया है। मतलब बाकी सब लोगों को 4 लाख रुपए मिला है जितने भी एम्प्लॉय है, और सिर्फ पार्टनर लोगों को 40 लाख मिल चुका है। तो वो क्या बोलता है, मैं सेक्शन नंबर 48(2) लगाऊंगा यहाँ पे। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 48(2). सेक्शन 48(2) क्या बोलता है? सेक्शन 48(2) बोलता है कि अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को एक्सेस अमाउंट का पेमेंट करते हो जो कि बिजनेस नीड से ज़्यादा है, तो जितना एक्सेस अमाउंट है वो आपका इनकम बन जाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि मैं 48(2) लगाऊंगा, तो कोर्ट बोलेगा भाई 48(2) नहीं लगाना है, तुमको क्या देखना है, सेक्शन नंबर 40B देखना है। क्या उसकी लिमिट के हिसाब से पेमेंट हुआ है, और वो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो भाई तुम्हें कोई 48(2) लगाने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ नहीं हो भाई, कानून प्रिवेल करता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि डिस अलावेंस ऑफ रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 48(2) डज नॉट अराइज। भाई इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंस जितना भी 3 कंडीशन है अगर वो फुलफिल हो चुका है, एक तो 40B का लिमिट होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए, और वर्किंग पार्टनर को होगा, तो ठीक है। फिर अगर पार्टनरशिप फर्म का लॉस है तो वो जैसे मैंने बताया वो पार्टनरशिप फर्म ही क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, चेंज होता है, मतलब कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या दुनिया में ही नहीं रहता है, तो उसके हिस्से का लॉस होगा, उसका क्या करना है। करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है जो शेयर ऑफ रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर होगा, उसका जो भी कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का लॉस है उसमें जो शेयर है वो ले लो, ये साल में जो भी उसका प्रॉफिट है वो उसमें से रिड्यूस कर दो, जो एक्स में से वाई रिड्यूस हुआ, ये अमाउंट जो भी आया वो क्या नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो चला गया पार्टनर, ये उसके हिस्से का था। हाउएवर इसके हिस्से का जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म अगर होता है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो वो केस में क्या होगा उसका इम्पैक्ट। सबसे पहले ये समझो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। पहले पार्टनर थे A B C, अभी क्या हुआ, C चला गया उसकी जगह Z आ गया, B चला गया उसकी जगह X आ गया, पर A बैठा हुआ है। मतलब क्या, इस तरीके से आपके पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंज आना चाहिए। पहले वाला कोई तो एक आदमी बैठा रहना चाहिए, करेक्ट, 1 आदमी 2 आदमी, मतलब पूरा का पूरा चेंज नहीं हो जाना चाहिए। अगर पूरा ABC चले गए, XYZ आ गए, तो वो सक्सेशन माना जाएगा, ना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होना। करेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म से सीज करते हैं या एक से एक
एक ज़्यादा पार्टनर नए आ जाते हैं, इन सच सर्कमस्टेंसेज दैट वन और मोर पर्सन हु वर पार्टनर ऑफ द फर्म बिफोर चेंज, ए जो पार्टनरशिप फर्म में चेंज आने से पहले भी पार्टनर था और वो कंटिन्यू रहता है पार्टनर आफ्टर द चेंज, तो इसको क्या बोला जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज बोला जाएगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा तो जो आपका असेसमेंट पहले चल रहा था उसी हिसाब से अभी भी चलेगा। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सब कुछ नए आ गए। फिर अगर आपका फर्म डिसॉल्व हो जाता है, मतलब फर्म बंद हो जाता है, तो उसके टाइम पे असेसमेंट कैसे होगा, तो अगर आपका फर्म डिसॉल्व हो जाता है या बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है तो वो टाइम पे असेसिंग ऑफिसर है उसको क्या करना पड़ेगा, टोटल इनकम का इस हिसाब से असेसमेंट करना पड़ेगा जैसे कोई डिसकंटिन्यूअस हुआ ही नहीं है, बिजनेस ऐसे ही चल रहा है नॉर्मल, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। एवरी पर्सन हु वॉज एट द टाइम ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस और डिसोल्यूशन अ पार्टनर of firm and the legal representative of any such person who is a deceased shall jointly and severally, जितने भी लोग रहेंगे वो टाइम पे पार्टनर, उसके ऊपर क्या रहेगा, लाइबिलिटी का भार रहेगा। ठीक है, ये रीड कर लेना, कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद नीचे AMT का दिया हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में दिया है। फिर LLP का टैक्सेशन दिया है, कुछ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो पार्टनरशिप फर्म है सेम टू सेम LLP का टैक्सेशन है, बस एक सेक्शन 44 AD का डिफरेंस है। इसके बाद नॉन रेजिडेंट के टैक्स, देखो बेसिकली इन्होंने रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ ज्ञान दिया है। अभी मुझे नहीं लगता CS प्रोफेशनल लेवल पे ये रिवीजन में रेसिडेंशियल स्टेटस पे टाइम लगाना चाहिए। करेक्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो पोयम के ऊपर जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, जो अपना वहाँ पे हम लोग ने देखा था ना ट्रांसफर प्राइसिंग के बाद, वहाँ पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। नॉर्मल रेसिडेंशियल स्टेटस पे पूछा जा सकता है, पर बड़ा ही बेसिक सा है। आपके पास मेरे नोट्स वगैरह है, नहीं है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं 1 पेज का रेसिडेंशियल स्टेटस का नोट्स भेज दूंगा, उससे पता चलता है कौन रेजिडेंट होगा कौन नॉन रेजिडेंट होगा। पर पोयम बहुत अच्छे से इन डिटेल करके जाना पड़ेगा आपको। पोयम हम लोग ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से इन डिटेल किया हुआ है। कौन से चैप्टर में है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला चैप्टर है ना, चैप्टर 21 है शायद, उसका पार्ट 3 मैंने वीडियो जो डाला है उसमें पोयम के क्वेश्चंस क्या सब कुछ जो आपके मॉड्यूल में कंटेंट है मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज कराया है। अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो भी समझ जाएगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट फर्म है, मतलब पार्टनरशिप फर्म LLP AOP वगैरह का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट की कौन से इनकम पे टैक्स लगेगा, तो जो इनकम रिसीव हुई है इंडिया में, जो इनकम डीम टू रिसीव हुई है, जो इनकम एक्रू अराइज हुई है, जो इनकम डीम टू एक्रू अराइज हुई है, उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कहाँ पर, इंडिया में। इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या होता है, तो सेक्शन 9(1)(1) ऐसे करके 8 क्लॉज है सेक्शन 9 में, जो क्या बताते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया बताते हैं, जिसमें पता चलता है कि कब इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज होगा इंडिया में। तो सबसे पहला बिजनेस कनेक्शन में अगर आ जाता है तो इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इंडिया में हो जाएगा। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन का मतलब समझो फॉरेन में एक डोनाल्ड ट्रम्प बैठा है, उसका इंडिया में एजेंट बैठा है जो उसके बिहाफ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, ये उनका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। कुछ इलस्ट्रेशन टाइप दिए हुए हैं। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन का मतलब जो इंडिया का एजेंट है वो हैबिचुअली, मतलब रोज रोज क्या करता है, उसके पास अथॉरिटी है टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब फॉरेनर के बिहाफ पे वो क्या कर सकता है, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेकंड, उसके पास क्या अथॉरिटी है, उसके पास देखो कॉन्ट्रैक्ट करने की अथॉरिटी नहीं है, पर उसके पास किसकी अथॉरिटी है, उसके पास हैबिचुअली गुड्स या फिर मर्चेंडाइज मेंटेन करने की क्या है, अथॉरिटी है। तीसरा, कोई अथॉरिटी ये दोनों ऊपर वाली नहीं है, पर अगर उसके पास ऑर्डर सिक्योर करने के भी है अथॉरिटी, तो क्या मान लिया जाएगा, वो बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा तो इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज मान लिया जाएगा। ये समझो, इनकम डीम एंड एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा। इनकम एक्रू का मतलब क्या होता है, इनकम एक्रू का मतलब होता है कि आपका इनकम के ऊपर राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो चुका है। जैसे आपने 15 दिन जॉब किया,
सैलरी आपको कब मिलेगा? 30 डेज के बाद मिलेगा। पर आपका राइट कब एस्टेब्लिश हो चुका है? 15 दिन के बाद ये एस्टेब्लिश हो चुका, एक दिन का सैलरी का राइट, 2 दिन का सैलरी का राइट, ऐसा एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी डीम टू एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या है? डीम टू एक्रू एंड अराइज मतलब वो एक्चुअली एक्रू एंड अराइज नहीं हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हम उसको जबरदस्ती बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? टैक्स लेना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? डीम टू एक्रू एंड अराइज कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वो एक्रू एंड अराइज है। तो पहला बिजनेस कनेक्शन का वही पॉइंट है कि एक्चुअली वो इनकम एक्रू एंड अराइज नहीं है, पर गवर्नमेंट को पता है ये जो नॉन रेजिडेंट फॉरेनर बैठा है ये कुछ तो झोल कर रहा है, इसलिए इंडिया में अपना आदमी रखा हुआ है, वो उसके बिहाफ पे क्या कर रहा है? ट्रांजेक्शन कर रहा है। और जब रिटर्न भरने की बारी आएगी तब वो नॉन रेजिडेंट बोलेगा भाई मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं तो फॉरेनर हूँ। समझ रहे हो? बस वो वाली बात है। तो हाउएवर सच बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड नहीं होगा बिजनेस एक्टिविटी में अगर जो ब्रोकर है वो जनरली यही काम करता है, उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है। बिजनेस कनेक्शन कब माना जाएगा? जब वो एक उसी पर्टिकुलर आदमी के लिए काम करता है। फर्दर एजेंट वर्किंग मेनली फॉर नॉन रेजिडेंट और दैट नॉन रेजिडेंट एंड अदर नॉन रेजिडेंट हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अनदर और आर अंडर कॉमन कंट्रोल इज नॉट रिगार्डेड एज हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस, तो उनको इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ना, इसमें क्या सीन है पता है? यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अभी जो ये फेसबुक टाइप की कंपनीज है ये लोग क्या करते हैं? ऐड चलाते हैं। समझो मुझे अपने टीचिंग का ऐड देना है तो मैं क्या करूँगा? मैं ये सब एडवर्टीजमेंट कंपनी के पास जाऊँगा तो क्या मतलब मैं ऑनलाइन ही क्या कर दूंगा? ऐड के लिए अप्लाई कर दूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है ये ऐसा। तो उनका ये पैसा चार्ज करते हैं, पर ये सारे कहीं पर टैक्स नहीं भरते, ना इनका डीम टू एक्रू एंड अराइज में आता है, ना इनका एक्रू एंड अराइज में आता है, कहीं कुछ नहीं आता इनका। ये दुनिया में कहीं टैक्स नहीं भरते। करेक्ट है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर किसी कंपनी का नंबर ऑफ क्लिक से इतना क्लिक हो जाएगा या किसी कंपनी क्या कर रही है, सॉलिसिटिंग वगैरह कर रही है, तो हम क्या करेंगे? हम उनको ये डीम टू एक्रू एंड अराइज में लेके आएंगे और उनसे टैक्स भरवाएंगे। पर अभी तक कुछ बताया नहीं है क्या अमाउंट होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं बताया। फिर इनकम नॉट टू बी ट्रीटेड एज अराइजिंग फ्रॉम थ्रू बिजनेस कनेक्शन, कौन सी ऐसी इनकम है जो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा? इज इट ओके? तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला समझो, पहला पॉइंट क्या बोलता है? आपका 1,00,000 रुपए का कोई ऐसा इनकम है जिसमें इंडिया से एट्रीब्यूटेबल कितना है? 50,000 है, बाहर से कितना है? 50,000 है। तो इंडिया में डीम टू एक्रू एंड अराइज कितना माना जाएगा? सिर्फ 50,000 माना जाएगा। इनकम रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया विल बी डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया इन केस ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस आर नॉट कैरिड आउट ऑन इंडिया। अगर सब ऑपरेशन इंडिया में कैरी आउट नहीं हुआ है तो जितना बाहर हुआ है वो भाई तुम्हारा डीम टू एक्रू एंड अराइज नहीं माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो क्या करता है? इंडिया से कोई सामान परचेज करके सीधा का सीधा फॉरेन में एक्सपोर्ट कर देता है, तो ये भी इंडिया में डीम टू एक्रू एंड अराइज बिजनेस कनेक्शन ही नहीं माना जाएगा, तो डीम टू एक्रू एंड अराइज का सवाल ही नहीं उठा। तीसरा, कोई फॉरेनर का बिजनेस है, किसका है? न्यूज़ एजेंसी का है, न्यूज़पेपर का है, मैगजीन का है, जर्नल का है, या ऐसे कोई न्यूज़ एंड व्यूज़ कलेक्ट करने का कोई बिजनेस है और वो इंडिया में आके क्या करता है? वो इंडिया में आके ट्रांसमिशन करता है न्यूज़ का, तो वो भी क्या नहीं माना जाएगा? वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। चौथा, कोई फॉरेनर है जो क्या करता है? इंडिया में शूटिंग करने आता है पिक्चरों की, और वो जो भी इंडिविजुअल है वो एक तो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, दूसरा इंडिया का सिटीजन नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं है और उसमें जितने भी पार्टनर है वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। तीसरा, वो जो नॉन रेजिडेंट कंपनी अगर है तो वो जो कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट है, प्लस जो भी उसके शेयर होल्डर है, डायरेक्टर नहीं, जो भी शेयर होल्डर है वो क्या है? वो ना तो इंडिया के सिटीजन है ना इंडिया के रेजिडेंट है, तो यहाँ पे भी बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट नहीं लगेगा। और लास्ट में कोई फॉरेन कंपनी, इंडिविजुअल वगैरह नहीं, सिर्फ कंपनी क्या जो डायमंड का माइनिंग करती है वो इंडिया में आती है, अपना जो भी डायमंड है उसको क्या करने? डिस्प्ले करने ऑफ अनकट एंड अनअजर्टेड डायमंड, मतलब जो रॉ फॉर्म में डायमंड है वो स्पेशल जो लोकेशन गवर्नमेंट ने बताई है वहां पे आके क्या करते हैं? वहां पे आके अगर वो डिस्प्ले करते हैं तो वो इनकम डीम टू एक्रू। वो क्या करते हैं? मैं अपने नोट से फटाफट करा दूंगा तो इट विल बी हेल्पफुल, यू फास्ट हो जाएगा। अगर सैलरी पे करता है या रेंडर करता है इंडिया में तो वो क्या होगा? अर्न इन इंडिया माना जाएगा। मतलब समझो इंडिया का कोई आदमी, फॉरेन का कोई आदमी है, सुंदर पिचाई है, गूगल का सीईओ, 1 महीने के लिए इंडिया पे आया, उससे क्या किया? सर्विस रेंडर की, वापस फॉरेन चला गया, पूरा साल वो नॉन रेजिडेंट था, फिर भी सर्विस कहाँ रेंडर की है? इंडिया में रेंडर की है, तो
डीम टू एक्रू अंडर राइज इंडिया में मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई लीव पीरियड का या रेस्ट पीरियड का सैलरी मिल रहा है, मतलब 11 मंथ इंडिया में काम किया था, करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट है, 11 मंथ क्या किया इंडिया में काम किया, फिर लास्ट 1 महीना वो अपने गांव चला गया, मतलब अपने जो भी उसका घर है जहाँ पे भी फॉरेन में चला गया, इंडिया में सर्विस रेंडर किया था, अभी ये 1 महीना भी उसके सैलरी के टर्म में इंक्लूड है, इसका भी उसको पैसा मिलने वाला है, तो ये लीव पीरियड रेस्ट पीरियड है, सैलरी भले ही फॉरेन में रिसीव हो रहा है फिर भी क्या मान लिया जाएगा, डीम टू एक्रू अंडर राइज मान लिया जाएगा। क्लॉज 3 की बात करते हैं। क्लॉज 3 क्या बोलता है, अगर कोई इंडिया का सिटीजन है जो कि फॉरेन में काम करता है, जैसे इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं ना लोग, उनको गवर्नमेंट अगर पेमेंट दे रहा है तो वो क्या माना जाएगा, डीम टू एक्रू अंडर राइज माना जाएगा। पर अगर उनको वहाँ पे कोई अलावेंस या परक्विजिट दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। डिविडेंड की बात करें भाई, बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, कोई इंडियन कंपनी है उसका डिविडेंड फॉरेन में भी भले ही किसको मिल रहा है, आउटसाइड मिल रहा है, तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात करें, बस यहाँ तक आपके मॉड्यूल में है। इंटरेस्ट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ध्यान से समझो। ये गवर्नमेंट है, करेक्ट है, या फिर कोई इंडिया की रेजिडेंट इंडियन कंपनी है, वो क्या करती है, वो फॉरेनर से उधार लेती है पैसा, और फॉरेनर को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। क्लियर है, मतलब ये जॉन सीना जो फॉरेन में बैठा है, इससे मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने ये जॉन सीना से कुछ उधारी लिया है, फंड लिया है, और ये फंड के सामने इंटरेस्ट चुका रहे हैं। सिंपल है, हाँ सर। तो ये जो इंटरेस्ट फॉरेनर को मिल रहा है, ये इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा उसकी बात हो रही है। तो ये इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा अगर इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है, ये फंड का जो अमाउंट है, ये फंड कहाँ यूटिलाइज हुआ है उसके ऊपर पता चलेगा ये अमाउंट टैक्सेबल इंडिया में होगा कि नहीं होगा। अगर ये यूटिलाइज इंडिया के अंदर होता है, ये फंड जो है वो अगर इंडिया के अंदर यूटिलाइज होगा तो ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। हाउएवर अगर ये पैसा आउटसाइड इंडिया यूटिलाइज होगा तो ये इंडिया में ये इंटरेस्ट का इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। सर क्या बोला, वापस एक बार बताओ। जॉन सीना ने मोदी जी को लोन दिया, लोन के ऊपर मोदी जी ने जॉन सीना को इंटरेस्ट दिया, तो ये इंटरेस्ट जो जॉन सीना को मिल रहा है ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये फंड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये फंड इंडिया में यूज होता है तो ये जॉन सीना के हाथ में टैक्सेबल होगा, अगर ये फंड इंडिया में यूज नहीं होता है तो ये जॉन सीना के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, ये मिस्टर बीन है नॉन रेजिडेंट है, ये जॉन सीना है नॉन रेजिडेंट है, दोनों फॉरेनर है। एक फॉरेनर ने दूसरे फॉरेनर से लोन लिया और दूसरे फॉरेनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट क्या दूसरे फॉरेनर का इंडिया में टैक्सेबल होगा। अब आप बोलोगे सर चप्पल से मारेंगे आपको, आप शक्तिमान हो गया, कैसे ये इनकम के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो, इज इट पॉसिबल, कैसे लगा ही नहीं सकता कोई टैक्स। लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, अगर ये जो फंड है वो कहाँ यूटिलाइज किया है, सेम पॉइंट है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये फंड इंडिया में सिर्फ पीजीबीपी के लिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज किया रहेगा, सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, तो ये इंटरेस्ट का जो इनकम है, तो जो ये इंटरेस्ट का इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर कोई दूसरे पर्पज के लिए फंड यूज किया रहेगा तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। फिर रॉयल्टी में जो पहला पॉइंट था ना मोदी जी वाला, वो सेम है। दूसरा पॉइंट, नॉन रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट वाले में सिर्फ एक चीज़ फ़र्क है, ऊपर क्या था कि ये जो रॉयल्टी में फंड तो नहीं आएगा, कोई भी नो हाउ वगैरह आएगा। तो अगर ये इंडिया में यूज़ हुआ है, भले कोई भी पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, ज़रूरी नहीं सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन, और एनी अदर कोई भी पर्पस के लिए अगर इंडिया में यूज़ हुआ है तो ये क्या मान लिया जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल मान लिया जाएगा। FTS का सेम प्रोविजन है। तो यहाँ पे हो गया अपना काम। वापस आ जाता हूँ मैं आपके मॉड्यूल में और आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ऐसे इनकम दी है जो कि एग्जेम्प्ट होती है नॉन रेजिडेंट के हाथ में। तो सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन मिलता है, अंदर याद करने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन मिलता है, करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका NRE अकाउंट है, दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक NRE अकाउंट होता है, दूसरा NRO अकाउंट होता है। E यानी एक्सटर्नल, O यानी ऑर्डिनरी, करेक्ट है। अगर उसका इंडिविजुअल का बैंक है इंडिया में तो वो इनकम जो भी उसमें इंटरेस्ट का इनकम एक्रू होता है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट आउटसाइड होना चाहिए एज पर FEMA एक्ट।
इनकम टैक्स एक्ट नहीं, फेमा एक्ट। और जो इंडिविजुअल है उसने उसको आरबीआई ने या तो देखो, या तो फेमा के हिसाब से नॉन रेजिडेंट है, या दूसरा उसको आरबीआई ने क्या किया है, परमिट किया है कि आप ऐसा अकाउंट बना सकते हो, तो उसमें से जो भी उसको इंटरेस्ट का इनकम मिलेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं, अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है कौन, इंडियन कंपनी पे कर रहा है या बिजनेस ट्रस्ट पे कर रहा है? या तो इंडियन कंपनी या तो बिजनेस ट्रस्ट क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, करेक्ट है। ऑफ एनी मनी बोरोड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ आरडीबी फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, मतलब कोई फॉरेन में सोर्स है उसका, उससे यहाँ पे उसने क्या लिया है, आरडीबी इश्यू करा के पैसा ले लिया है, उसके सामने इंटरेस्ट जमा कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो जो फॉरेनर को इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, कोई भी नॉन कॉर्पोरेट यानी इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह या फिर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो उसके हाथ में वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा, बट ये पीरियड के बीच में इश्यू होना चाहिए। ये थर्ड से पहले ये 6 वाली सीरीज खत्म करते हैं। देखो 10(6) के अंदर जितने भी ये सब क्लॉज है ना, 2, 6, 7, 9, ये सब में पहला ये समझ लो कि नॉन रेजिडेंट हो ना हो, नॉन सिटीजन होना जरूरी है। ये लोग इंडिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए। 6 के अंदर जितने भी लोग हैं ना वो सब सिटीजन नहीं होना चाहिए। पहला, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट है या कॉन्सुलेट है या उसका कोई स्टाफ है, मतलब फॉरेनर जो है उसको क्या मिल रहा है, इंडिया में वो आ रहा है तो उसको जो भी इंडियन गवर्नमेंट के, वो फॉरेन की गवर्नमेंट उसको पेमेंट देगी। जैसे अपने इंडिया के आदमी बाहर बैठे हैं वैसे फॉरेन के भी आदमी इंडिया में बैठे हैं, तो उनकी फॉरेन की गवर्नमेंट उनको क्या देती है, सैलरी देती है, तो उनको जो सैलरी वगैरह जो भी मिलता है वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। पर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। कंडीशन क्या है आपके मॉड्यूल में नहीं दी, मैं मुंह से बता देता हूँ। कंडीशन बेसिकली यह है कि जो हमारा बंदा तुम्हारे पास बैठा है, मतलब इंडिया और फ्रांस का समझो टाई अप है, मतलब फ्रांस का आदमी इंडिया में बैठा है, इंडिया का आदमी फ्रांस में बैठा है, हम फ्रांस वाले आदमी का इनकम एग्जम्प्ट कर देंगे प्रोवाइडेड हमारा इंडिया वाला जो इनकम है ना फ्रांस में वो एग्जम्प्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि इंडिया में वो ना तो जॉब कर रहा है, दूसरा ना वो उसका बिजनेस है तो चलेगा, तो मतलब ये दो काम नहीं करना चाहिए तो हम इनकम एग्जम्प्ट कर देंगे। दूसरा, रेम्यूनरेशन किसको मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है। फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है जो कि इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहा है। आदमी कौन है, सेम सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए, सिटीजन नहीं होना चाहिए इंडिया का, करेक्ट है। पर कंडीशन क्या है, तो हम उसका इनकम एग्जम्प्ट कर देंगे। कब एग्जम्प्ट करेंगे, मतलब जैसे एप्पल का कोई आदमी या माइक्रोसॉफ्ट का कोई आदमी कहाँ बैठा है, इंडिया में बैठा है, तो प्रोवाइडेड एग्जम्प्ट कब करेंगे, जो फॉरेन एंटरप्राइज है उसका इंडिया में कोई ट्रेड या बिजनेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो जो बंदा इंडिया में आया है वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और तीसरा, जो रेम्यूनरेशन है वो कोई और सेक्शन में इनकम टैक्स में वो एम्प्लॉयर डिडक्शन नहीं लेना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। तीसरा, सैलरी रेंडर्ड बाय और ड्यू फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद हिज एम्प्लॉयमेंट ऑन फॉरेन शिप, मतलब क्या बोला है, ये समंदर है, ये इंडिया का टेरिटोरियल वाटर यहाँ से चालू होता है, कोई शिप आती है यहाँ पे रुक रही है, करेक्ट है। अभी ये जो शिप में बंदा बैठा है इसकी एग्जम्प्ट, भले ही ये क्या इसको फॉरेनर इसको सैलरी दे रहा है पर हमारी लैंड पे तुम इनकम कमा रहे हो ना, तो हम टैक्स लेंगे। पर यहाँ पे वही बोला है कि अगर ये शिप 90 दिन तक ही यहाँ पे रहती है तो हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे, प्रोवाइडेड वो नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन होना चाहिए। चौथा, रेम्यूनरेशन रिसीव एज ए एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग कनेक्ट, मतलब कोई फॉरेन की आर्मी है, इंडियन आर्मी के साथ ट्रेनिंग वगैरह करने आ रही है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस का कोई बंदा है या स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन का कोई बंदा है, इंडिया में आके क्या करता है, कुछ सीख रहा है, उसकी वजह से उसको जो रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, अगर कोई गवर्नमेंट है या इंडियन कंपनी है, वो क्या करती है, ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने साइन किया था 1976 से 2002 के बीच में, वो फॉरेन कंपनी है वहाँ की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट में, उसकी वजह से क्या होता है, रॉयल्टी का पेमेंट हो रहा है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट हो रहा है, किसको हो रहा है, फॉरेन कंपनी को हो रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कोई इतना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डेट के बीच का एग्रीमेंट की बात हो रही है, आज के टाइम पे तो पता नहीं। फिर यहाँ पे भी सेम है और सिर्फ टैक्स की बात हो रही है, पूरे अमाउंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ टैक्स की अमाउंट हो रही है। टैक्स अगर गवर्नमेंट पे करता है या इंडियन कंसर्न पे करता है, ये एग्रीमेंट के तहत जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था वो फॉरेन वाली गवर्नमेंट के साथ, उसकी वजह से सामने वाले को क्या जा रहा है, कोई इनकम जा रहा है डिराइव बाय नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी, या तो इंडिया से या इंडियन कंपनी से या इंडियन गवर्नमेंट से, अदर देन रॉयल्टी
सैलरी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस तो ऊपर कवर हो गए थे, इसीलिए यहाँ पे नहीं कवर किया, पर सैलरी को यहाँ पे कवर नहीं किया। तो मतलब यहाँ पे जो इंडियन बंदा फॉरेनर को कोई भी पेमेंट कर रहा है, समझो 1 करोड़ का कर रहा है, इसके ऊपर 10% जो TDS काट रहा है, ये 10 लाख की बात हो रही है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब जो उसका इनकम है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर टैक्स पेड बाय इंडियन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ इंडियन एयरक्राफ्ट। टैक्स कौन पे कर रहा है, इंडियन पे कंपनी पे कर रहा है। वो क्या किस बिजनेस में है, एयरक्राफ्ट के बिजनेस में है, जिसने एयरक्राफ्ट एक्वायर किया था या इंजन लीज पे लिया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल था और एग्रीमेंट ये डेट के बीच में क्या हुआ था, एंटर हुआ था। तो ऑन लीज ये सब इतना कोई इंपॉर्टेंट महान नहीं है, अभी से बोल रहा हूँ, अभी लिखा है तो मैं करा रहा हूँ, वो वाली बात है। ऑन लीज रेंटल इनकम डिराइव्ड अदर देन पेमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेयर्स और सर्विसेज इन कनेक्शन विद ऑपरेशन ऑफ लीज एयरक्राफ्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट। मतलब उन्होंने जो भी लीज पे दिया था या जो भी खरीदा था, उसका पेमेंट वगैरह जो भी करोगे, उसके ऊपर जो टैक्स पे कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। किसके हाथ में, वो फॉरेन स्टेट या जो उधर की जो कंपनी एंटरप्राइज है उसके हाथ में, प्रोवाइडेड है। जो टैक्स वाला क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स का पेमेंट होना चाहिए। फिर बात करते हैं रॉयल्टी इनकम या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, जो भी है FTS है या रॉयल्टी है, अंडर एग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन और आउटसाइड इंडिया इन प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, कोई भी फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कुछ सर्विसेज दे रही है, इसकी वजह से जो भी उनको रॉयल्टी इनकम या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगा वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। रॉयल्टी इनकम अगर आप नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कोई फॉरेनर या फॉरेन कंपनी सर्विस देता है और उसके लिए उसको रॉयल्टी और क्या मिलता है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, तो वो भी उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। फॉरेन इनकम या फिर रेम्यूनरेशन किसको मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है, फ्रॉम फॉरेन स्टेट से मिलता है, मतलब फॉरेन गवर्नमेंट से मिलता है, इन कनेक्शन विथ एनी कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट अंडर एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट। मतलब एग्रीमेंट किया है अपनी गवर्नमेंट ने और फॉरेन की गवर्नमेंट में। जैसे इंडिया में समझो फॉर एग्जांपल बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से उनके आदमी इंडिया में आ रहे, इसकी वजह से उनको फॉरेन का इनकम हो रहा है या उनके आदमी लोग उनको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। ऐसे एग्रीमेंट के लिए वो इंडिया में आए हैं जिसका एग्रीमेंट उस फॉरेनर की गवर्नमेंट से हो चुका है। तो वैसे केस में जो इंडिविजुअल है हु इज असाइंड टू ड्यूटी इन इंडिया, वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, टैक्स नहीं लगेगा वो इनकम के ऊपर। ये फॉरेन इनकम या रेम्यूनरेशन जो भी हो एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऊपर के जैसा सेम टू सेम है। ऊपर कोई फॉरेन एंटरप्राइज क्या कर रही थी, पैसा दे रही थी, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वगैरह पैसा दे रहा है। मतलब समझो कोई कंसल्टेंट है, ऊपर कौन था, वो आदमी था खुद जो आया था, यहाँ पे इंडिविजुअल जो कि ड्यूटी के लिए आया था। यहाँ पे कोई कंसल्टेंट इंडिया में आया है, करेक्ट है, जिसको क्या मिल रहा है, फॉरेन इनकम मिल रहा है या कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कोई फी मिल रहा है। किससे मिल रहा है, कोई ऐसे फंड से मिल रहा है, किसके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, मल्टीलैटरल एजेंसी, अंडर एग्रीमेंट हुआ रहना चाहिए वो एजेंसी का और गवर्नमेंट का। तो जो वो इनकम मिलता है उसको वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। मतलब कोई इंडिया में कोई कंसल्टेंट, जैसे इंडिया में बाढ़ आ गया तो वर्ल्ड बैंक वालों ने या IMF वालों ने किसी एक इंटेलिजेंट आदमी को भेजा कि भाई तुम इसका कुछ करो निवारण, तो उसके लिए वो इंडिया में आया है। वो अगर इंडिया में आया है तो वो केस में जो वो वर्ल्ड बैंक और इंडिया के साथ अगर टाई अप है कि वो इनकम एग्जाम्प्ट वगैरह होगी तो वो हो जाएगी। तो किसकी होगी, कंसल्टेंट की होगी। कंसल्टेंट कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, या कोई और पर्सन है जो कि नॉन रेजिडेंट है, क्या करता है, एजेंसी का सर्विस देता है, टेक्निकल सर्विस वगैरह इन इंडिया इन कनेक्शन विथ वो वाले एग्रीमेंट के साथ। रटने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, फिर आपकी इच्छा है, पूछ सकते हैं, पर वो जो 10-6 वाले थे वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अभी इतने सारे दिए हैं, आपको रीड 1-2 बार अच्छे से कर लोगे तो समझ जाएगा। यहाँ पे क्या था, ऊपर वो कंसल्टेंट था, यहाँ पे कंसल्टेंट का अगर एम्प्लॉई आता है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट वगैरह है तो उसका इनकम भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एम्प्लॉय की जगह वो कंसल्टेंट है, उसका क्या फैमिली मेम्बर कोई आता है तो जो ऊपर इनकम बताई गई थी एग्जम्प्ट होगी, वो उसके हाथ में भी क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेड बाय फॉरेन बैंक विद शेड्यूल बैंक विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई। मतलब कोई फॉरेन बैंक है जो कि वहाँ पे सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब जैसे इंडिया का आरबीआई है वैसा कोई फॉरेन का सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है इंडिया के बैंक में कुछ पैसा रखता है, उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उसकी बात हो रही है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट दे रहा है कौन, इंडिया का शेड्यूल बैंक, ऑन डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, अगर किसी ने फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट किया है जो कि फॉरेन करेंसी आरबीआई ने वो बैंक को अप्रूव किया है, तो वो शेड्यूल बैंक अगर इंटरेस्ट दे रहा है किसको, नॉन रेजिडेंट को या इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि रेजिडेंट है पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। या फिर ये नया नॉन रेजिडेंट या इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इनको क्या मिल रहा है 1/4/2005 या उसके बाद ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का कोई डिपॉजिट किया था उसका इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट पेएबल बाय, अगर कोई आईएफएससी में यूनिट लोकेटेड है उसको क्या दे रहे हैं, वो क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है किसको, नॉन रेजिडेंट को दे रहा है जिसने मनी बोरो किया था 1920 के बाद, करेक्ट है, मतलब आईएफएससी के वो यूनिट ने किया था और उसका पैसा चुका रहा है, करेक्ट है, तो वो नॉन रेजिडेंट के हाथ में वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा ही नहीं। फिर ये लीज वाला क्या कंसेप्ट है, इंडियन कंपनी है, करेक्ट है, उसने फॉरेन गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, कोई एयरक्राफ्ट चलाता है, ये इंडियन कंपनी का काम क्या है, और एयरक्राफ्ट का काम है, उसने या तो एक्वायर किया है एयरक्राफ्ट, या एयरक्राफ्ट का इंजन लिया है ऑन लीज, करेक्ट है, लीज पे लिया है और उसका लीज रेंटल पे कर रहे हैं, तो जो बिजनेस ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट है वो कंपनी का, अगर उनका एग्रीमेंट वगैरह हुआ है तो जो फॉरेन गवर्नमेंट को या फॉरेन की कंपनी को मिलेगा लीज रेंटल, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। फिर अगर कोई यूरोपियन यूनियन है, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, उसको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इंडिया से मिल रहा है, वे क्या है, इंटरेस्ट है या डिविडेंड है या कैपिटल गेन है, जो कि उसने इन्वेस्टमेंट किया था, इंडिया ने जो नोटिफाई किया था फंड में उसमें, तो वो जो इंटरेस्ट डिविडेंड कैपिटल गेन मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। कोई सार्क का, जो सार्क का साउथ एशियन वो कंट्री का यूनियन है ना, सार्क फंड है या कोई रीजनल प्रोजेक्ट है, अगर कोलंबो डिक्लेरेशन में कोई सेटअप हुआ है और उससे कोई इनकम वगैरह मिल रहा है, तो वो भी क्या नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये लास्ट 4 सेक्शन बचे हुए हैं, ये बेसिकली बात करता है किस बारे में, ये बात करता है ये मोदी जी लेके आए थे यार, ये मोदी जी फॉरेन जाते थे ना, तो फॉरेन में ये जो शेख लोग होते हैं इनके पास बहुत सारा पेट्रोल था, तो इंडिया को पेट्रोल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो इन्होंने बोला तुम ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे इधर ही आके रख लो पेट्रोल, तुम हमारे पास जगह बहुत है, पेट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास पेट्रोल बहुत है, जगह नहीं है, तो हमारे पास आके क्या करो, जगह बनाओ पेट्रोल रखने की, जो भी आपकी फैसिलिटी होती है, हम एग्रीमेंट करते हैं 4 साल 5 साल जो भी वो रहेगा कि उसमें हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जितनी आपकी इनकम होगी इंडिया में हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, आप यहाँ से बेचो। अभी मोदी जी थोड़े स्मार्ट था कि 4-5 साल के बाद तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, अभी जो जगह इंडिया में बना के चले गए पेट्रोल रखने की, वो जगह थोड़ी लेके जा सकते, जो भी वहाँ पे बनाए रहेंगे, तो वही वाली बात थी, तो उसके हिसाब से कुछ एग्जम्पशंस दिए थे, वो एग्जम्पशन की बात करते हैं। सबसे पहला, इंडिया से इंडियन करेंसी में कि अभी जो जिसने पेट्रोल का स्टोरेज किया रहेगा वो पेट्रोल बेचेगा भी, तो इंडियन करेंसी में जो उसको इनकम होता है सेल ऑफ क्रूड ऑयल या फिर कोई भी ऐसा गुड्स जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है किसको, फॉरेन कंपनी को, जो सिर्फ पेट्रोल बेचने का काम करती है और कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर ऐसे गुड्स या बेचती है या सर्विस देती है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं पर क्रूड ऑयल बेचने का काम ही करती है, यही समझो, तो वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। दूसरा क्या बोला है, अगर उसको इनकम एक्रू अराइज होती है, कैसे होती है, स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल से होती है, क्रूड ऑयल स्टोर करने की वजह से होती है इन फैसिलिटी इन इंडिया, और उससे सेल करने से उसको कोई इनकम होती है, किसको सेल कर रही है, रेजिडेंट पर्सन को कर रही है, तो वो भी हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। तीसरा, अभी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, एग्रीमेंट एक्सपायर होगा तो जो बचा हुआ स्टॉक है वो भी तो बेचेगी, तो कोई लेफ्ट ओवर स्टॉक बेच रही है वो इंडिया में, तो वो भी हम क्या कर देंगे, वो भी हम एग्जम्प्ट कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, अगर फॉरेन कंपनी लेफ्ट ओवर स्टॉक क्या करती है, बेच देती है। तो अभी नया इंसर्टेड सेक्शन है, लास्ट टाइम आया, अभी तो 4 लोग चले गए तेल बेच के। अभी इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑयल पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एक कंपनी बनाई जो कि होली ओन सब्सिडी है किसकी, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की है, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ऐसी एक कंपनी बनाई। वो कंपनी अभी क्या करेगी, तेल बेचेगी, बिंग होल, जो भी उसको इनकम मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो पूरा का पूरा हो जाएगा एग्जेम्प्ट एज अ रिजल्ट।
इनकम कैसे होना चाहिए, एज अ रिजल्ट ऑफ अरेंजमेंट फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ क्रूड ऑयल स्टोर्ड इन स्टोरेज फैसिलिटी इन परस्यूएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ चालाकी किया था तो उसके रिलेटेड कुछ सेक्शन है, आपको ये समझना है क्रूड ऑयल वगैरह में एग्जम्पशन मिलता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपका 92 पेज तक चैप्टर है, तो 87-88 पेज तक मैंने करा दिया है। 3-4 पेज है वो भी मैं करा दूंगा। अभी एक्चुअली एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, कोई बात नहीं, आ चुका है, आप देख सकते हो तो देख लेना, नहीं देख सकते हो तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी इतना कुछ इनकम टैक्स में अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं है, तो ये रिवीजन काम आ जाएंगे, बाद में मैं मर्ज करके डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आपको जो लोग देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, ये मैं 10% भी 20% भी यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इन डिटेल अपन डिस्कस करेंगे क्लास में। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपको लगता है कि क्लास रेफ़र करनी चाहिए, आप कर सकते हो। लोवेस्ट कॉस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी से पढ़ाई होगी, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।